नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम पर। हम लोग इस समय मेंस को एमपीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए कई प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं, चाहे वो 2019 वालों के लिए हो, चाहे 2020 वालों के लिए हो। इस कड़ी में कुछ एथिक्स की क्लासेस लाइव चल रही हैं, निबंध की क्लासेस को हमने लाइव किया है। ठीक है, अब वक्त है, जैसा कि मैं पहले स्ट्रेटजी में बताते आया हूं कि निबंध, एथिक्स और हिंदी का जो पेपर है वो पेपर आपके टॉपर बनने में बहुत ही सहायक होगा। तो अगली कड़ी में हिंदी के 2 सेक्शन हैं, हिंदी को आज उठा रहा हूं। हिंदी के 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन आपका व्याकरण वाला है और एक सेक्शन आपका निबंध लेखन वाला, निबंध नहीं, लेखन वाला है, सिर्फ लेखन वाला है। ठीक है, तो यदि हम लोग 19 के सिलेबस की बात कर लें और 20 के सिलेबस की बात कर लें, ज़्यादा भटकाते हुए नहीं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए, इसलिए कि जो हिंदी है आपका कुल 200 अंक का है ना। इस 200 अंक में आपको 160 प्लस अंक चाहिए ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। और 160 प्लस अंक यदि आपको लाना है 200 में, तो निश्चित रूप से आपको 2 जो पक्ष हैं हिंदी के, जो आपके 2 पक्ष हैं, इसमें मुख्य रूप से हिंदी के सिलेबस को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक पक्ष होता है हिंदी व्याकरण, जो आपके सिलेबस में है, इसको अभी यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी दूसरे पक्ष की बात करेंगे। हिंदी व्याकरण को आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन YouTube पर हिंदी में लेखन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। तो मेरा ये प्रयास है कि आपको इस क्लास प्रोग्राम, इस ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से फ़िलहाल अभी हिंदी लेखन वाला और बाद में हिंदी व्याकरण वाला भी पूरा कराते चलूँ। तो इसका जो दूसरा पक्ष है हिंदी लेखन, बल्कि लेखन नहीं, लेखन के साथ हिंदी वाचन, हिंदी अनुवादन रख लेते हैं। 3 चीज़ें एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है इसमें हिंदी लेखन, हिंदी का वाचन, अच्छा वाचन में अपठित गद्यांश आते हैं, क्लियर करता चलूँ, लेखन को आज डिटेल करेंगे हम लोग। अपठित गद्यांश आते हैं और अनुवादन में आपको 2 प्रकार के अनुवाद आते हैं। ठीक है ना, एक अनुवाद होता है अंग्रेजी से हिंदी और एक अनुवाद होता है हिंदी से अंग्रेजी, और इसी का एक पहलू है शब्द अनुवाद, शब्दों के अंग्रेजी और हिंदी रूप पूछता है। ठीक है, तो इसमें अनुवादन में 3 चीज़ें हैं। एक तरफ से सेंटेंस का अनुवाद दे देता है, वाक्य का अनुवाद दे देता है, पैरा का अनुवाद दे देता है। दूसरा है कि आपको शब्दों का अनुवाद देता है। शब्दों का अनुवाद का मतलब ये है कि उस शब्द को हिंदी में है तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में है तो हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे ड्राफ्ट दे दिया है ना, तो इसको आपको इंग्लिश में है और हिंदी में रूपांतरित करना है। तो ऐसे समझ लीजिए E to H और H to E अनुवाद आपको करना है। ठीक, तो इस वीडियो का, इस प्रोग्राम का जो लक्ष्य होगा तो इन तीनों को कवर करना होगा। ठीक है, अभी हम लोग हिंदी लेखन, हिंदी वाचन, हिंदी अनुवादन की बात करेंगे। अगले कुछ दिनों में आप अच्छे से सीख जाएंगे कि हिंदी लेखन में क्या क्या आता है। हिंदी लेखन में जो तमाम टाइप के जो लेखन है अभी मैं बताता हूँ वो आप सीख जाएंगे। हिंदी वाचन में आप पठित गद्यांशों को पढ़ करके उत्तर कैसे देते हैं वो सीख जाएंगे, और अनुवादन में अनुवाद की तरीके सीख जाएंगे, साथ में अभ्यास के तरीके बता दूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज हिंदी लेखन। इसी टाइम पे लगभग 10:30 से हम लोग इसका सत्र लाइव रख सकते हैं, या तो फिर आपको प्रीमियर में वीडियो मिल जाएगा, अपलोडेड वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग अच्छा होगा, बेटर तो लाइव ही होगा। तो यदि लाइव आ जाएंगे तो हम लोग लाइव क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो लाइव क्लास के माध्यम से आप लोग हिंदी लेखन, वाचन, अनुवादन हम लोग सीखते हैं तब तक जब तक ये पूरा सीख नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब जब तक हम लोग पूरा इसको कवर नहीं कर लेते। तो आज की चर्चा का जो विषय है वो है हिंदी लेखन। अनुवादन और वाचन की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग उठा रहे हैं क्या, हिंदी लेखन। लेखन देखिए, भाषा के, किसी भी भाषा के 2 पक्ष होते हैं। भाषा का एक पक्ष होता है व्याकरण, जैसा कि हमने अभी बताया, और दूसरा पक्ष होता है लेखन। लेखन जो होता है हमेशा साहित्यिक होता है। ये हिंदी का साहित्यिक पक्ष है।
कई विधाएं होती हैं लेखन की। शुरू से एकदम डिटेल कर रहा हूँ, ठीक है। व्याकरण लेखन के लिए होता है, व्याकरण लेखन के लिए होता है। दूसरा जो लेखन के अलावा जो है वाचन नहीं, बोलना कह लेते हैं, जिसमें भाषा को बोला जाता है, मौखिक रूप से इस्तेमाल की जाती है, उसमें व्याकरण इतना कठोर नहीं होता है। हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, उसमें कोई व्याकरण का कई बार सही प्रयोग ना भी हो तो चलता है, लेकिन जो लेखन होना चाहिए वो व्याकरण सम्मत होना चाहिए, ठीक है। तो साहित्यिक पक्ष होता है जिसको मजबूत कौन बनाता है, जिसमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, व्याकरण की पड़ती है। नो डाउट व्याकरण का ज्ञान आपको लेखन के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इसके बावजूद भी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसमें जो लेखन होता है, जितने प्रकार के लिखे जाते हैं वो आपको बन जाएगा, लेकिन बारीकी से समझने के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान भी रखना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10वीं 12वीं तक आप लोगों ने ना, यदि पीएससी के लिए पढ़ा होगा तो 10वीं 12वीं तक आप लोगों ने कुछ न कुछ व्याकरण सीखा होगा, ठीक है। और इस व्याकरण में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो होता है, खासकर जो आपके में लेखन, जो आपके सिलेबस में जो लेखन है उसको लिखने के लिए जो चिन्ह हैं हिंदी के, उनका उपयोग मायने रखता है, ठीक है ना। तो उनको सीख लीजिएगा, ठीक है। तो साहित्यिक पक्ष है, और लेखन जो होता है हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, सीधा सीधा। एक लेखन को गद्य लेखन, 3 कर लेते हैं, एक नया भी आ गया है, और एक लेखन को पद्य लेखन, और एक लेखन को चंपू लेखन। इसको चंपू काव्य कह देते हैं, ठीक। गद्य लेखन में लिखना, जो लेखन होता है वो गद्यात्मक होता है। गद्यात्मक कहने का मतलब पैरा में होता है। पैरा का मतलब आपका पद कहना काव्य में ठीक रहेगा। चलिए यहाँ पे हम पैराग्राफी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश का टर्म है, ठीक है। उसमें होता है। गद्य का क्या मतलब है, वाक्य पूर्ण होते हैं, वाक्य पूर्ण होते हैं, ठीक है ना। पूर्ण वाक्यों में लेखन होता है, चलता रहता है, ठीक है। दूसरा जो लेखन होता है पद्य लेखन होता है। पद्य लेखन का क्या मतलब है, इसमें वाक्यांशों का ज़्यादा प्रयोग होता है, एक वाक्य पूरा होता है, और इसमें तुकबंदी होती है, लय होता है, छंद होते हैं, अलंकार होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है ना। तो रस, छंद, अलंकार, तुक, लय, गति, यति, ये सारी चीज़ें जहाँ होती हैं उस लेखन को हम लोग पद्य लेखन कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं है, पद्य लेखन आपको नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि हिंदी की कोई 4 लाइन की कविता लिखिए, या ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि निम्नलिखित विषय पर कविता लिखिए, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये वाला सेक्शन हम लोग के यहाँ पे नहीं करना है। गद्यात्मक लेखक में भी हम लेखन में आते हैं। और तीसरा चंपू काव्य होता है, चंपू लेखन होता है। चंपू लेखन में क्या करते हैं, गद्य प्लस पद्य का मिश्रण होता है, ना पूरा गद्य है ना पूरा पद्य है, ठीक है ना। ये चंपू लेखन है, चंपू लेखन। तो 3 प्रकार का लेखन हिंदी में होता है, ठीक है। गद्य लेखन, पद्य लेखन, चंपू लेखन। रही बात आपके सिलेबस में जो लेखन है, उस सिलेबस को मैं आपको दिखाता चलूँगा। आपके सिलेबस में जो लेखन है वो है मुख्य रूप से क्या, गद्य लेखन। और गद्य लेखन के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं डिटेल कर रहा हूँ, तो शुरू से आपको बता रहा हूँ, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि गद्य लेखन में कौन कौन सी विधाएं आती हैं, और फिर दूसरे नंबर पे हम बात कर लेंगे कि इन विधाओं में से आपके सिलेबस में कौन कौन सी विधा है, ठीक है। तो एक तरह से समग्रता का ज्ञान भी हो जाएगा, और हम लोग फोकस उस पर करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। और ये दोनों में है, चाहे वो 19 का पेपर हो चाहे वो 20 का पेपर हो, दोनों में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। देखिए हम लोग कहाँ पे पहुँच रहे हैं, हिंदी गद्य लेखन, ठीक है। हिंदी गद्य लेखन में कहानी हमें नहीं बनाना है, नाटक हमें नहीं बनाना है, एकांकी ये भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उपन्यास ये भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है।
लेकिन लेखन का हिस्सा है, इसलिए अभी मैं आपको बताया चल रहा हूँ। ठीक है, रिपोर्टाज अर्थात रिपोर्ट, ये कई बार हमारे लिए आवश्यक हो सकती है। प्रशासन में रिपोर्टाज का महत्व हो सकता है, हालांकि उस हिसाब से रिपोर्टाज नहीं लिखता, लेकिन रिपोर्ट लिखने के लिए आपके लिए आ सकता है। ठीक है ना, तो जब रिपोर्ट लिखने के लिए आता है जो, तो उसको हम लोग रिपोर्टाज ही कहते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में रिपोर्ट और हिंदी में उसका रिपोर्टाज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही डायरी लेखन, तो डायरी लेखन भी आपके कोर्स में नहीं है। कोर्स में भले नहीं है, लेकिन निजी ज़िंदगी में आपको करना चाहिए, लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नहीं। आगे क्या है, तार लेखन। तार मतलब संदेश लेखन, ये पत्र से थोड़ा अलग होता है तार लेखन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन सिलेबस में तो लिखा नहीं है, पर पढ़ लेना ठीक रहेगा। ठीक है, विज्ञापन लेखन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कहानी के साथ छूट गया, निबंध लेखन, इधर लिख देता हूँ, इधर निबंध लेखन। तो निबंध लेखन आपके कोर्स में है और इसकी हमने विस्तृत चर्चा 3-4 वीडियो में कर भी दी है, तो आप लोग YouTube पे जा कर के वो वीडियो देख लेंगे तो निबंध लेखन के बारे में आपको पता चल जाएगा, है ना। सार लेखन, ये आपके कोर्स में है कि नहीं है। सार लेखन, सार लेखन को संक्षेपण कहते हैं, तो संक्षेपण आपके कोर्स में है। ठीक है, संक्षेपण है। फिर इसके अलावा संवाद लेखन, तो एकांकी के साथ ही चाहे लिख लीजिए चाहे अलग से लिख लीजिए, संवाद लेखन। तो संवाद लेखन जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, छोड़ देते हैं। अच्छा, नहीं है तो उसको रहने देते हैं, संवाद आपको नहीं लिखना है। संवाद लेखन को पटकथा भी कहते हैं, तो ये आपके कोर्स में नहीं है, ये फिल्मों में, नाटक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन, तो ये आपके कोर्स में है और यही सशक्तता के साथ है, मजबूती के साथ है। ये आपका सिलेबस रखा है और मैं सिलेबस में आपको, अच्छा एक चीज़ और ले लेते हैं, जैसे सार लेखन लिखे हैं वैसे ही यहाँ पे पल्लवन ले लेते हैं। पल्लवन भी लेखन का ही अंग है, इसको हम लोग कहेंगे विस्तार लेखन, कोई दिक्कत नहीं। विस्तारीकरण करना ये भी लेखन की एक विधा ही है। तो संक्षेपण, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, तार लेखन, विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन। विज्ञापन लेखन पढ़ लेना है, निबंध लेखन, सार लेखन या संक्षेपण, संवाद लेखन या पटकथा लेखन, पल्लवन या विस्तार लेखन। ठीक है, पत्र लेखन, इतनी चीज़ें आपके कोर्स में हैं। यदि इतनी चीज़ें लेखन में होती है, गद्य में होती है, तो हम लोग देख लें कि हम लोग को कौन कौन सा पढ़ना है। आपके सिलेबस में क्या क्या लिखा है, 2019 का सिलेबस पढ़ रहा हूँ, 2020 का सिलेबस से बिल्कुल भी अलग नहीं है, वही है। ठीक है ना, तो 2019 का पढ़ रहा हूँ, 20 वाले भी वही मान लेंगे। ये जो पत्र लेखन है ना, इसको अपन थोड़ा सा ब्रॉड करके प्रारूप लेखन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रारूप लेखन कर लेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपके सिलेबस से ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो प्रारूप लेखन में पहला है पत्र लेखन। पत्र लेखन में जितने भी प्रकार के पत्र दिए हुए हैं वो वही लिख देता हूँ अभी, फिर पढ़ाते समय मैं इनका अपने आप से विभाजन कर दूँगा जो आपकी सुविधा के लिए होगा। शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र आपको पढ़ना है। फिर इसके अलावा आपको पढ़ना है परिपत्र। अच्छा एक मिनट, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा परिपत्र, तीसरा प्रपत्र, चौथा परिपत्र। अच्छा परिपत्र हो गया। विज्ञापन है तो विज्ञापन को हमने कहीं अलग से लिख दिया है ना, तो इसको प्रारूप लेखन में भी शामिल कर लीजिए। विज्ञापन
पृष्ठांकन, अनुस्मारक या स्मरण पत्र, अधिसूचना, टिप्पण लेखन। फिलहाल इतनी चीज़ें दी हुई हैं और इसके बाद आदि नहीं लिखा है। पत्र लेखन, परिपत्र लेखन, प्रपत्र लेखन, विज्ञापन, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, अधिसूचना / आदेश, ठीक, और टिप्पण लेखन। इतनी चीज़ें आपके कोर्स में हैं आपको पढ़ने के लिए। ये कहानी नहीं है, इसको मिटा देते हैं। नाटक नहीं है, इसको मिटा देते हैं। एकांकी नहीं, इसको मिटा देते हैं। उपन्यास नहीं है, इसको मिटा देते हैं। रिपोर्ट और अनुस्मारक लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा अलग है। रिपोर्ट का मतलब होता है किसी बात को सूचनार्थ या रिपोर्ट के तौर पे प्रेषित करना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे तो रिपोर्ट आप सीख जाएंगे। सिलेबस में नहीं लिखा है, फिर भी पढ़ लेंगे। फिर डायरी लेखन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको मिटा दिया जाए। तार लेखन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं। विज्ञापन लेखन आपके सिलेबस में है, ठीक है। निबंध लेखन है, पढ़ चुके हम लोग, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। सार लेखन, संवाद लेखन नहीं है, इसको मिटा देते हैं। पल्लवन है, प्रारूप लेखन में है। प्रारूप लेखन के बाद पत्र लेखन, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, पृष्ठांकन, अनुस्मारक पत्र, स्मरण पत्र, ये सब आपके कोर्स में है, ठीक है ना। शासकीय अशासकीय पत्र का विभाजन एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्या, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक अनौपचारिक पत्रों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो कुल मिला करके ये जो 2019 और 20 का मेंस का 5वां पेपर है, उसमें आपको फ़िलहाल इतनी बात करनी है, ठीक है। तो आपका संशय धीरे धीरे दूर हो रहा होगा कि लेखन में हमें क्या पढ़ना होता था। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि लेखन में हमें कुल मिलाकर के इतनी चीज़ों का अभ्यास करना है, ठीक है। तो इसमें से एक बात दिया गया है कि पूरा तो नहीं पूछेगा, कोई 2 ही पूछेगा, है ना। तो आपके सिलेबस में कोष्टक में लिखा ही हुआ है कोई 2, इनमें से कोई 2, लेकिन कोई 2 देने के लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग शुरू करते हैं इस लेखन की परंपरा का। लेखन में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है। अब आज एक काम करते हैं कि सबसे पहले जब आप लेखन कर रहे हों हिंदी में, तो लेखन में कौन कौन सी चीज़ों को बारीकी से समझना चाहिए या किन किन चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए, वो चीज़ कर लेते हैं। कल से लाइव क्लास में आपको सीधे क्लास मिलेगी, जिसमें हम लोग पहले से शुरू करेंगे, जो पहले नंबर पे होगा। जैसे मान लेते हैं कि कई चीज़ें हैं, पत्र लेखन से शुरू कर लेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो पत्र लेखन से शुरू करके हम लोग पत्र, प्रपत्र, है ना, विज्ञापन, पृष्ठांकन पढ़ते समय ये सारी चीज़ें पढ़ डालेंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग लेखन करते समय कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे लेखन में गड़बड़ी ना आए या आपका लेखन जो है वो सटीक बना रहे। हिंदी लेखन समय ध्यान देने योग्य बातें। हालांकि सबका अपना अपना रूल है, पत्र लेखन का अपना रूल है, विज्ञापन का अपना रूल है, ठीक है, उन तमाम चीज़ों की बातें हैं। लेकिन यहीं से शुरुआत करते हैं 2 प्रकार के लेखनों की। एक लेखक होता है औपचारिक लेखन
चाहे वो पत्र हो, चाहे वो प्रपत्र हो, चाहे जिस भी प्रकार का हो, एक लेखन होता है औपचारिक लेखन। जब आप औपचारिक लेखन करते हैं मतलब ऑफिशियल राइटिंग करते हैं कुछ भी, तो उस समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। और दूसरा, जब आप अनौपचारिक लेखन करते हैं अर्थात नॉन ऑफिशियल, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। नॉन ऑफिशियल का एक प्रकार पारिवारिक है। पारिवारिक लेखन मतलब परिवार के लिए चिट्ठी लिखना, परिवार के लिए कहानी बनाना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, लेखन के समय जब आप औपचारिक लेखन करेंगे तो आपको वरिष्ठता सूची का ध्यान में, ऐसा करते हैं, एक तो जो आपका संबोधन होगा, चाहे वो आप पत्र लिख रहे हो या मान लीजिए आदेश लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे होंगे, तो एक तो संबोधन करना होगा ना। तो संबोधन में चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है क्या, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्या, वरिष्ठता सूची का, ठीक। वरिष्ठता सूची को ध्यान में रखते हुए ही आपका संबोधन शुरू होना चाहिए। तो जब वरिष्ठता सूची में आपको, जैसे मान लेते हैं कि आप अपने कनिष्ठ को आदेश देते हैं, तो वहाँ पे भाषा आपकी जो होती है वो आदेशात्मक हो जाती है। आप अपने वरिष्ठ से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, तो वहाँ पे भाषा जो होती है वो निवेदात्मक हो जाती है ना, मतलब सम्मानजनक भाषा हो जाती है। तो संबोधक वाले शब्द जो होंगे वो सम्मानजनक हो जाएंगे। हिंदी में एक प्रथा चली है श्रीमान लिखने की या माननीय लिखने की या सम्माननीय लिखने की, है ना, सेवा में लिखने की। तो इस सिस्टम का पालन करेंगे। हिंदी में परंपरा है श्रीमान लिखने की, तो श्रीमान लिखेंगे। यही बात यदि अनौपचारिक होती तो श्रीमान माननीय की जगह पर आदरणीय, पूजनीय, है ना, पूजनीय, आदरणीय, है ना, ऐसे शब्द आ जाते। प्यार भरा संबोधन होता, पारिवारिक संबोधन होता, है ना, जैसे प्री, ऐसे शब्द लिखते। तो यहाँ पे जब आप संबोधन कर रहे होंगे सरकारी या ऑफिशियल, चाहे ऑफिशियल में व्यापारिक भी हो सकता है, निजी भी ऑफिशियल हो सकता है। जैसे आपका निजी व्यापार है ना, किसी कंपनी का व्यवसाय है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी ही हो, है ना। तो इस प्रकार का यदि लेखन है। अच्छा, इसी के बीच एक और चीज़ होती है अर्धशासकीय। अर्धशासकीय, तो अर्धशासकीय जो होता है उसमें कुछ ऑफिशियल मतलब कुछ औपचारिक और कुछ अनौपचारिक दोनों प्रकार की बातें हो सकती है, जैसा कि उसका नाम ही अर्धशासकीय है, ठीक है। तो जब ऐसे पत्रों को या ऐसा लेखन आप कर रहे हो तो संबोधन करते समय इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये बात तो हो गई एक संबोधन की। दूसरी बात हो गई एक निश्चित प्रतिरूप की, एक निश्चित पैटर्न की। जो कुछ आप लिखते हैं उसका एक ऑफिशियल पैटर्न होता है, ऑफिशियल पैटर्न होता है, और उस ऑफिशियल पैटर्न का अनुपालन आपको करना चाहिए और ये ज़रूरी होता है। एक प्रभावी लेखन के लिए ज़रूरी है। जैसे कहानी ही लिखते हैं तो कहानी का एक मतलब कहानी हो गया, निबंध हो गया, एकांकी हो गया, इन सब के कुछ तत्व होते हैं ना, कहानी के तत्व, एकांकी के तत्व, नाटक के तत्व। उन तत्वों को शामिल करना चाहिए तो जाके कहानी या नाटक या कोई भी लेखन होगा तो प्रभावी होगा। ऐसे ही जब आप कुछ भी लिख रहे हों, ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल भी, नॉन ऑफिशियल की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए कि यहाँ पे यदि आप इनोवेशन कर लेंगे, नयाचार कुछ कर लेंगे तो चले जाएगा। वहाँ पे आप जिसको लिख रहे हैं, जिसके लिए लिख रहे हैं, वो आपसे इस प्रकार से जुड़ा है कि वो आपको फीलिंग बेस पे जुड़ा हुआ है, आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पे भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको से प्रयास किया जाएगा कि जो रूल है उस रूल के हिसाब से, जो आपको रेगुलेशंस बताए गए हैं उस रेगुलेशंस के हिसाब से ही लिखें, ठीक है। तो कुछ भी लिख रहे हो, चाहे वो विज्ञापन ही सरकारी विज्ञापन लिख रहे हों, है ना, चाहे वो आप पत्र सरकारी लिख रहे हों, चाहे आप प्रतिवेदन आवेदन लिख रहे हों, कुछ भी लिख रहे हों, तो उसका एक पैटर्न है ना। उस पैटर्न को हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे हमने बताया कि
आवेदन वगैरह लिखने का जो पैटर्न है, तो पहले हम लोग सेवा में जो भी होते हैं सम्मानी, फिर उनके पद का नाम, फिर उनके विभाग का नाम, है ना, जहाँ से हैं उस जिले का नाम, फिर विषय लिखते हैं। विषय में यदि बात स्पष्ट नहीं हो जाती और एक विषय कई बार चल रहा होता है तो फिर उसको बताने के लिए संदर्भ लिखते हैं, है ना। फिर संदर्भ लिखने के बाद आप इधर जा कर के आप बातें लिखते हैं, मुख्य बात लिखते हैं जो होती है। फिर उसके नीचे प्रार्थी, आवेदक या इस प्रकार के बातें लिखते हैं। फिर दिनांक लिखते हैं, प्लेस लिखते हैं। तो ये क्या है, ये एक प्रारूप है, एक निश्चित पैटर्न है। यही बात यदि आप चाहें तो चिट्ठी जैसे लिखते चले जाएँ तो वो ठीक नहीं होगा, वो प्रभावी नहीं होगा, वो ऑफिशियल नहीं रह जाएगा और फिर उस पर ज़रूरी मतलब इस पर ये भी हो सकता है कि कोई कार्रवाई ना हो और उसको फाड़ के फेंक दिया जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जब आप कुछ लिख रहे हो तो एक बार दिमाग में ये बात बैठा लीजिए कि क्या इसका कोई प्रारूप है, क्या इसका कोई प्रतिरूप है, क्या इसका कोई पैटर्न है, क्या इसका कोई सिस्टम है। ये सिस्टम रूढ़िगत हो सकते हैं। चिट्ठी ऐसे ही क्यों लिखी जाती है, आवेदन पत्र ऐसे ही क्यों लिखे जाते हैं, इसका हमारे पास कोई सवाल कोई जवाब इस प्रकार का नहीं है। यदि इस प्रकार का जवाब नहीं है तो रूढ़िवादी ही है, मतलब रूढ़ि पर आधारित है। परंपरागत से ऐसे लिखते आए हैं तो हम ऐसे लिखते रहेंगे। हो सकता है कि कभी नयाचार इसमें हो, नवाचार हो और चीज़ें बदल जाएँ तो बदल जाएंगी तो ठीक है, लेकिन अभी जो है वो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। रूढ़िगत तरीके से चला आ रहा है और इस तरीके से चला आ रहा है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कई बार विभाग में जब कनिष्ठ लिखते हैं वरिष्ठ को, तो कनिष्ठ और वरिष्ठ के बीच का जो सम्मान होता है, सीनियरिटी जो होती है वो बना रहना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात ये होता है कि विभाग में उत्तरदायित्वों और कार्यों का स्पष्ट बंटवारा होता है। तो जिस काम के लिए आप लिख रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं, उस व्यक्ति का संबोधन आना चाहिए, है ना। जैसे आप न्यायाधीश के लिए लिख रहे हैं तो आप उसमें उनका शब्द इस्तेमाल करते हुए आपको न्यायाधीश लिखना पड़ेगा। आप प्राचार्य को लिख रहे थे पत्र बचपन में तो प्राचार्य को लिख रहे थे, क्योंकि कार्य का बंटवारा है। प्राचार्य वाला काम आप शिक्षक से नहीं कर सकते हैं, तो शिक्षक को लिखना होगा, क्लास टीचर को लिखना होगा, तो वहाँ पे उत्तरदायित्व तो अलग होगा। जैसे मान लेते हैं कि वैसे छुट्टी देना स्टूडेंट को क्लास टीचर पे निर्भर करता है, दे सकता है। ठीक है, तो आप जब उसको लिखते हैं तो क्लास टीचर के नाम लिखते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी बात होती है, एक मान लेते हैं कि हफ्तों 15 दिन की छुट्टी देना हो, तो फिर वो क्लास टीचर का उत्तरदायित्व वहाँ पे नहीं रह जाता, फिर वो प्राचार्य लेवल तक पहुँच जाता है। तो फिर आपको प्राचार्य को संबोधन करना पड़ता है और वो बातें लिखनी पड़ती है। किस लिए लिख रहे हैं, तमाम दुनिया भर के काम होते हैं, दुनिया भर की समस्याएँ होती हैं, है ना। तो जब समस्याएँ होती हैं तो उन समस्याओं में से कौन सी समस्या आपको परेशान कर रही है, किस समस्या को विषय बना करके विषय लिखा जाता है। फिर मुख्य भाग में उसकी बातें बताई जाती हैं। आप कब आया ये पत्र, क्योंकि हो सकता है कि कई बातें तुरंत ना निपटें, बाद में प्रसंग के रूप में चलती रहें, लंबे समय तक खिंच जाएं, तो फिर उसमें आपको डेट बताना पड़ता है। कई बार ये हो सकता है कि चिट्ठी या पत्र जो होते हैं तो आपकी उपस्थिति का प्रमाणक भी होते हैं कि आप उपस्थिति या अनुपस्थिति का, या तो इसीलिए स्थान भी लिखा जाता है कि किस जगह से आपने ये पत्र लिखा है। इसका मतलब जब आप ये पत्र लिख रहे थे तो आप इस जगह पर थे, इसलिए स्थान भी डाला जाता है। फिर एक वही बात की किसने लिखा है, किसने ये निवेदन किया है, किसने ये प्रार्थना की है, उसका लेखक कौन है वो आपको बताना पड़ता है। हस्ताक्षर भी होता है कई बार, इसमें आप यदि आपने स्वयं लिखा है ये बात तो हस्ताक्षर कर दीजिए। खासकर ऑफिशियल में हस्ताक्षर का महत्व है। हो सकता है कि आपने ना किया हो और हस्ताक्षर ना लगा हो तो आपकी तरफ से कोई और कर दे, तो हस्ताक्षर का महत्व। तो इसके लिए एक पैटर्न बनाया गया और वो पैटर्न प्रचलन में है, उस पैटर्न का हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, एक बात हो गई संबोधन की, दूसरी बात हो गई पैटर्न की, तीसरी बात है अब चूँकि पीएससी में जब लिखना होता है तो परीक्षा होती है, तो परीक्षा में जब कहीं नाम आता है, इनके रूल रेगुलेशन में है, किसी का नाम लेना हो तो चाहे वो औपचारिक हो चाहे वो अनौपचारिक हो, जब किसी का नाम लेना हो, जैसे प्रार्थी में जब नाम लिखना हो तो इसमें किसी का नाम नहीं लिख देना चाहिए। ठीक है ना, चाहे वो प्रचलित नाम ही क्यों ना हो, नहीं लिखा जाना चाहिए। ठीक है, जैसे राम श्याम प्रचलित नाम है, सीता गीता प्रचलित नाम है, तो ऐसे नामों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इनके निर्देशों में स्पष्ट है कि ऐसे नाम की जगह आबासादा कर देना चाहिए, आबासादा ही करना चाहिए यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं। और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हालांकि इंग्लिश, हाँ हिंदी का पेपर है तो इंग्लिश का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है ना, तो आबासादा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात भी आपको पीएससी के लेखन में करना है, तो इसका अभ्यास भी आप लोग अभी से करेंगे कि जब भी कभी नाम लिखना होगा, है ना, चाहे वो निजी पत्र हो चाहे वो
आपका व्यावसायिक पत्र हो, चाहे वो सरकारी पत्र हो, औपचारिक पत्र हो, प्रपत्र हो, कई कुछ भी हो, मतलब कोई भी लेखन हो, उसमें आपको प्रार्थी या किसी के नाम की जगह पे कोई भी नाम नहीं लिखना है। जैसे मान लेते हैं जब कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारी को आदेश देता है तो कई बार व्यवहारिक में उसका नाम भी लिख लेते हैं, है ना। उसके पद का उल्लेख करते करते मतलब नाम लिखकर पद का इस्तेमाल कर, मतलब पद नीचे लिख देते हैं, तो भी वहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना है। कई बार जब आपके मित्र के लिए पत्र लिखना होता है तो प्रिय मित्र रमेश आप लिखते हैं, प्रिय मित्र दिनेश लिखते हैं, प्रिय मित्र फला फला, तो भी वहाँ पे आपको नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहाँ पे प्रिय मित्र आ, प्रिय मित्र बा, है ना, एक को इस्तेमाल कर दीजिए, आबा सादा पूरा कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। तो वो ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तीसरी बात, एक बात हमने आपको बता दी कि संबोधन, दूसरा आपको हमने बता दिया प्रारूप, तीसरा ये जब आप लिखेंगे तो इसकी चर्चा इस रूप में करेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। चौथी जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो बताई तो नहीं जानी चाहिए लेकिन बता रहे हैं। बताई नहीं जानी चाहिए, एक मतलब ये है कि निश्चित रूप से पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको लिखते समय इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि हमारे जो शब्द हैं वो ठीक ठाक लिखे हों। शब्द ठीक ठाक लिखे हों कहने का मतलब क्या है कि जो लिपिकीय त्रुटि है उस पर आपको विशेष फोकस करना है। लिपिकीय त्रुटि को इसलिए विशेष फोकस करना है कि हो सकता है कि आपकी लिपिकीय त्रुटि के कारण अर्थ बदल जाए। लिखना हो आवेदन, लिख दिए अनावेदन, है ना, तो आवेदन की जगह पर अनावेदन जब हो जाएगा तो मतलब पलट जाएगा। तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी है, लिपिकीय त्रुटि को बचाए रखना है। वर्तनी पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है, मतलब सही शब्द ही लिखना है, सही शब्द लिखना है। दूसरा, यदि आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो पारिभाषिक शब्दावली यदि कोई है तो वही इस्तेमाल करना है, ठीक है। यदि आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं और आपको आपके विभाग, उस विभाग से संबंधित जिस विभाग के लिए पत्र लिखा जा रहा है उस विभाग में उस चीज़ के लिए कोई पारिभाषिक शब्दावली है तो आपको उन्हीं को ही इस्तेमाल करना है। पारिभाषिक शब्दावली का ही उपयोग करना है, ठीक। उदाहरण के तौर पे जैसे क्या होता है कि कई बार जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो अपनी भाषा में बात रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अपनी भाषा में बात रखने का प्रयास करते हैं तो ये लिखते हैं कि जैसा मन में भाव आता है वैसा लिखते जाते हैं। लेकिन जब हम सरकारी पत्र लिख रहे हों, ठीक है, तो उस सरकारी पत्र में यदि कोई शब्द ऐसा आता है, जैसे हमने कहा कि हम मान लीजिए कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ कि मेरे मोहल्ले में पानी की समस्या है, पीने वाले पानी की समस्या है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में पीने वाले पानी की समस्या है। इसके जगह पर पेयजल लिखना ज़्यादा उचित होगा, ठीक है ना। तो पेयजल यहाँ पे क्या हो गया, पारिभाषिक शब्द हो गया, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लेते हैं कि आपने लिखा कि हमारे यहाँ कचरा वाला डिब्बा जो है वो नहीं रखाया है, इसकी जगह पर कूड़ादान नहीं रखा गया है, लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा अच्छा क्या, सही है, ऐसे ही लिखना चाहिए। तो कूड़ादान का इस्तेमाल करेंगे कचरे वाले डिब्बे की जगह पर, उसके, क्योंकि ये पारिभाषिक है और प्रचलित भी है ना। ऐसे ही तमाम आप यदि जिस विभाग के लिए पत्र लिख रहे हैं उस विभाग की शब्दावली यदि है और प्रयुक्त की जाती है तो उन शब्दावलियों का प्रयोग करना है, तभी उसमें एक औपचारिकता आएगी, तभी उसमें वो औपचारिक की श्रेणी में जाकर बैठेगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है। फिर भाषाई खेल नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। भाषाई खेल का मतलब है प्रभावी तो होना चाहिए लेकिन भाषा ही सब कुछ ना हो जाए, भाषा के कारण जो है तो भाव ना बदल जाए। इसलिए भाषा को सरल बनाए रखें, समझ वाली बनाए रखें कि आसानी से समझ जाए, क्लिष्टता ना आए, ये भी ध्यान रखना है, क्लिष्टता ना आए, ये बात आपको यहाँ ध्यान रखना है। फिर इसी प्रकार से व्याकरण का नंबर आता है तो व्याकरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ध्यान में रखा जाना चाहिए।
अर्थात जब आप लिख रहे हों तो भाषा के जो विभिन्न आयाम हैं, व्याकरण के जो विभिन्न आयाम हैं, उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी व्याकरण के अंतर्गत लिंग, वचन, कर्ता, कर्म मतलब कारक, है ना, इन सब का ध्यान में रखा जाना चाहिए। लिंग, वचन, कर्म, कर्म नहीं, कारक, कारक आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। चिन्ह का ध्यान रखा जाना चाहिए। समास का ध्यान रखा जाना चाहिए, समासिक पदों का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज रहते हैं कि प्राचार्य हैं तो महोदया लिखना ठीक होगा कि महोदय लिखना ठीक होगा, है ना। तो ऐसी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, प्राचार शब्द ठीक है कि प्राचार्य शब्द ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि समूह के लिए पत्र लिख रहे होते हैं, लेखन कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर बहुवचन आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक वचन की जगह पे बहुवचन इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। अर्थात व्याकरण को ध्यान में रखते हुए लेखन करना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा, जो पत्र, प्रपत्र, परिपत्र जो लिख रहे हों उसके उद्देश्य को बड़ी अच्छी तरह से समझना चाहिए और लेखन करते समय पूरे पत्र, परिपत्र या जो भी आप लिख कर रहे हो उस उद्देश्य की पूर्ति को फोकस करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि विषय से भटकना नहीं चाहिए, विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए। आपने कहा है कि विषय हमारा ये है कि हमारे मोहल्ले में पेयजल की समस्या है, तो फिर विद्युत की समस्या मत बताने लगिए, फिर कूड़ादान की समस्या मत बताने लगिए। उस पत्र में कोशिश करिए कि आप पेयजल की समस्या के बारे में ही बात कीजिए। ठीक है ना, तो विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए, उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाए कि हाँ इसने ये विषय लिखा था तो इस विषय की समस्या पर ही चर्चा किया है, बाकी और बातें इसमें नहीं। हाँ, अब पेयजल की समस्या विद्युत के कारण ही है। मान लेते हैं कि लाइट चली गई है, सबके यहाँ बोरवेल लगा हुआ है और पानी निकल ही नहीं रहा है जब तक लाइट नहीं आएगी, तो फिर ये इस किस विभाग की समस्या हो गई है? फिर ये विद्युत विभाग की समस्या हो गई है ना। फिर आप उसमें पेयजल आपूर्ति विभाग को पत्र ही ना लिखिए, सीधे लिखिए विद्युत विभाग को कि हमारी लाइट सप्लाई कर दीजिए, हम लोग के यहाँ पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है ना। तो वहाँ पर विषय और मतलब विषय जो पूर्ति करेगा वो भी बदल जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। तीसरी बात, नेक्स्ट जो बात है वो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि ये सब एक दिन में नहीं आएगा, इनका आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, रोज़ लिखना पड़ेगा, लिख करके ही अभ्यास आएगा। कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा कर लेंगे, जैसे कि प्रार्थी लिखना कहाँ सही है, भवदीय लिखना कहाँ सही है, निवेदक लिखना कहाँ सही है, वो हम लोग वहाँ पे चर्चा कर लेंगे। तो प्रार्थी, भवदीय, निवेदक, है ना, आदेशानुसार जो शब्द लिखे जाते हैं नीचे, वो कब लिखे जाते हैं, कौन कहाँ लिखेगा, ये बात है। यही सारी चीज़ें अनौपचारिक पत्रों के संदर्भ में भी है, पर अनौपचारिक पत्रों में कुछ छूट आपको मिल सकती है, भावनाओं को प्रकट करने की छूट मिल सकती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोशिश ये की जाए कि जब ऑफिशियल पत्र लिखा जा रहा हो तो जो आपकी व्यक्तिगत समस्याएं या व्यक्तिगत भावनाएं हैं, निजी भावनाएं हैं, वो ना आने पाएँ। इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, जैसे आपका गुस्सा ना फूटने पाए ज़्यादा, है ना, ये बात ध्यान में रखना है। ऐसी बातें ना झलक पाएँ जिससे आपका मतलब आपकी भावनाएं प्रकट हो रही हों। क्यों? क्योंकि वो ऑफिशियल पत्र का नेचर ही कुछ और होता है। हाँ, लेकिन पत्र लिखा इसलिए गया हो कि गुस्सा में, तो फिर आपको मतलब गुस्से में आपने पत्र लिखा हो, जैसे मान लेते हैं कि आपने एक सरकारी कर्मचारी के लिए पत्र लिखा, है ना, जो कई बार आप पत्र दे चुके हैं लेकिन आपके मोहल्ले में उसका कोई सुधार नहीं हुआ है, तो फिर क्या करेंगे ऐसे में? क्या गुस्से में आप शब्द का इस्तेमाल कर देंगे? क्या आप गुस्से क्या इस्तेमाल करेंगे कि आपके घर की भी लाइट चली जाए, आपका भी पंखा जल जाए, आपका भी पानी बंद हो जाए, है ना, आपकी भी बीवी भाग जाए, मतलब ये तमाम चीज़ें, क्या आप इस तरह से शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे? नहीं। तब भी आप लिखेंगे, लेकिन इस गुस्से को या भावनाओं को चेतावनी में बदल देंगे। किस में कर देंगे? चेतावनी में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, कि यदि आपने 3 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं की तो मैं आपकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारी से करूंगा या करूंगी। ठीक है तो गुस्सा, लेकिन उस गुस्से को हमने व्यक्तिगत नहीं लिया, उस गुस्से को ना तो मैंने अपने व्यक्तिगत से जोड़ा ना तो उसके व्यक्तिगत से जोड़ा। ठीक है, तो व्यक्तिगत इसको नहीं जोड़ देना है, इसको किस में रूपांतरित कर देना है? कुछ चेतावनी में रूपांतरित कर देना है, और जो व्यक्तिगत जो आप गाली देना चाहते हैं उसको आप सीनियरिटी लेवल पे ले के चले जाइए। ठीक है, तो ये तमाम बातें भी आपकी पूरी हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के
जब आप लेखन कर रहे हों तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। औपचारिक लेखन के दौरान आपको कुछ छूट मिल जाती है, जिसमें आप चाहें तो थोड़ा सा कम व्याकरण भी चलेगा। कहीं आपने इन्वर्टेड कामा लगाना था, यदि आप औपचारिक में नहीं लगाया तो भी चल जाएगा, है ना। तो वहाँ पे समझ लिया जाता है, वहाँ पे आपकी भावनाएं लोग समझ जाते हैं। ठीक है ना। यदि आपने कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया है तो भी चल जाता है। व्यक्तिगत भावनाएं प्रकट होनी ही चाहिए। मतलब जो पारिवारिक हो खासकर, उसमें व्यक्तिगत भावनाएं प्रकट हो सकती हैं। अब एक नाराज़ पत्नी यदि अपने पति को पत्र लिख रही हो तो उसमें नाराज़गी आ जाए तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है ना। उसमें व्यक्तिगत नाराज़गी आ जाए तो भी कोई मामला नहीं है, तो उसमें तो इसकी रिक्वायरमेंट ही होती है, तो वहाँ आपको ये सारी छूट मिल जाती है। लेकिन सरकारी पत्रों में या सार्वजनिक पत्रों में या औपचारिक पत्रों में इन सब की जगह नहीं होती है। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। कल से ये क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, तो 10:30 बजे से इसके लिए आप लाइव उपस्थित हो सकते हैं, जिसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे कि इनको कैसे लेखन किया जाता है और पत्र लेखन से हम लोग बात शुरू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और यदि आपने आज तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और अधिक से अधिक लोगों को लाइव क्लास में जोड़िए। धन्यवाद।